दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में और सम्राट अशोक के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मौर्य वंश का जो शासनकाल था मौर्य वंश का जो शासनकाल था वो 322 ईसा पूर्व से 298 बीसी था। और मौर्य वंश के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व में। और चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चाणक्य को और भी नामों से हम जानते हैं, जैसे कि विष्णुगुप्त इनका नाम है और कौटिल्य भी इन्हीं का नाम है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये जैन धर्म का अनुयायी था। और यूनानी राजदूत मेगस्थनीज से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका किसकी पुस्तक है। तो इंडिका जो है मेगस्थनीज ने ही लिखी थी और ये यूनान का रहने वाला था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध हुआ, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। सेल्यूकस जो ये सिकंदर का सेनापति था और 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया था। फिर देखते हैं आगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। चंद्रगुप्त मौर्य जो था विवाह नीति अपनाता था और अपने राज्य के विस्तार के लिए वो अदर राजाओं की जो पुत्रियां होती थी उनसे विवाह कर लेता था। और अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाकर भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक पहुँचे और उसने चंद्रगिरि पर्वत पर 297 बीसी में लंबे उपवास संलेखना के बाद प्राण त्याग दिए। तो और अपने अंतिम समय में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने जैन धर्म को अपनाकर भद्रबाहु का तो नाम आपने सुना होगा जैन धर्म में। तो भद्रबाहु के साथ ये कर्नाटक चले गए थे और वहाँ पर चंद्रगिरि पर्वत जो था वहाँ पर 297 बीसी में लंबे उपवास को संलेखना भी बोला जाता है। लंबे उपवास के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बस हम इतना ही जानेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में पिट के सम्राट अशोक पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो सम्राट अशोक को हम डिटेल से देखेंगे, बाकी मौर्य साम्राज्य के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेंगे और सम्राट अशोक को कायदे से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं बिंदुसार की। बिंदुसार जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और इसका शासनकाल जो था ये 298 बीसी से 273 बीसी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उसका पुत्र बिंदुसार था वो शासक बना। और फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रचेट्स कहा है। अमित्रचेट्स, ये नाम आप लोगों से बहुत पूछे जाते हैं कि अमित्रचेट्स किसका नाम था, इस टाइप से। और इसके अन्य नाम भी कई सारे हैं। अमित्रघात, शत्रुविनाशक, भद्रसार जो है इसको वायु पुराणों में बोला गया है। और सिंहसेन जो है इसको जैन धर्म ग्रंथों में कहा गया है सिंहसेन। और इसके शासनकाल में सीरिया का राजदूत आया था। सीरिया का राजदूत, उसका नाम था डायमेकस। डायमेकस जो था ये सीरिया का राजदूत था। ये बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। और बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय को संरक्षण देने वाला पहला शासक था। ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। आजीवक संप्रदाय को संरक्षण देने वाला पहला शासक कौन था, तो उसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार था। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है 273 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी। तो बिंदुसार की जो मृत्यु थी वो 273 बीसी में हो गई थी। और फिर बिंदुसार के बाद उसका जो पुत्र था अशोक, वह सम्राट बना। और फिर अशोक के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अशोक जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस है उसमें डिटेल से वेरीफाई किया गया है कि हाईलाइट भी किया गया है कि अशोक के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो अशोक के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। तो अशोक का जो शासनकाल था वो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक था। फिर बात करते हैं सम्राट अशोक के जन्म की।
तो सम्राट अशोक का जो जन्म था वो 305 BC में हुआ था। और फिर 4 साल तक अशोक गृह युद्ध में व्यस्त रहा, जिससे 4 साल तक अशोक गृह युद्ध में व्यस्त रहा। जो शासक अशोक था ये 273 BC में इसका राज्याभिषेक हुआ, और फिर उसके बाद जो था ये 4 साल तक गृह युद्ध में व्यस्त रहा, और जिसमें उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की। ये आप पॉइंट याद रखिएगा कि कौन सा शासक था जो गृह युद्ध में अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। तो अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की, और इसकी जानकारी जो है हमें जैन ग्रंथों से मिलती है। तो अशोक किस प्रकार से राज्याभिषेक हुआ और किस प्रकार से सिंहासन अशोक ने पाया, ये स्टोरी जैन ग्रंथ में अच्छे से लिखी गई है, वहीं से हमें इसकी जानकारी मिलती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। अशोक की माता का नाम जो था शुभद्रांगी था, और ये अंग जनपद की राजकुमारी थी। और कश्मीर विजय के पश्चात अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। श्रीनगर जो आपका ये जम्मू में पड़ता है, इसकी स्थापना अशोक ने ही की थी। और अशोक की पत्नी का नाम करुवकी। और 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। 261 ईसा कलिंग का युद्ध आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय कलिंग पर नंद राज का शासन था। कलिंग उड़ीसा को, वर्तमान में उड़ीसा को ही कलिंग बोला जाता था। तो कलिंग पर नंदराज का शासन था। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कलिंग युद्ध में व्यापक हिंसा के बाद अशोक ने धम्म को अपनाया और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली। कलिंग के युद्ध में काफ़ी खून खराबा हुआ था, जिससे अशोक की आत्मा तृप्त होकर अशोक ने धम्म को अपनाया। व्याकुल हो गई आत्मा, उसने खून खराबा इतना ज़्यादा हुआ था कि अशोक उससे व्याकुल हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उसने धम्म को स्थापित करने के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। और अशोक ने कई सारे शिलालेख भी बनवाए हैं, और अशोक के शिलालेख जो थे वो ब्राह्मी, ग्रीक, खरोष्ठी में बनाए गए हैं, और स्तंभ लेख जो थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। फिर बात करते हैं, अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण कराया, सारनाथ स्तंभ का भी निर्माण कराया था अशोक ने, और तक्षशिला में धर्मराज का स्तूप जो है इसका निर्माण भी अशोक ने ही कराया था। और बराबर की जो पहाड़ियों में से उसने सन्यासियों के लिए गुफाओं तथा विश्व झोपड़ी का निर्माण कराया। तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कई सारे अच्छे कार्य भी किए, जो कि आज भी याद रखे जाते हैं। इसीलिए अशोक को सम्राट अशोक के नाम से भी जाना जाता है। अशोक के कुल 14 शिलालेख अभी तक खोजे गए हैं, जिनमें से 13वां शिलालेख सबसे विस्तृत है। अशोक द्वारा बनाए गए कुल शिलालेखों में से 14 शिलालेख अभी तक खोजे जा चुके हैं, और उसमें से जो 13वां शिलालेख है वो सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे विस्तृत माना जाता है, जिससे हमें काफ़ी जानकारी अशोक के बारे में प्राप्त होती है 13वें शिलालेख से। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। ये क्वेश्चन आप लोगों से, जेम्स प्रिंसेप जो था ये एक अंग्रेज़ था, और इससे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप था। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सम्राट अशोक के अन्य नाम में देवनाम, प्रियदर्शी और चक्रवर्ती, इन सब नामों से अशोक को जाना जाता था, और ये नाम भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। और बौद्ध धर्म में अभी आपको मैंने पढ़ाया था पिछले टॉपिक में कि तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये 255 BC में अशोक के शासनकाल में ही हुई थी। और अशोक के भाई का नाम सुसेन था। सुसेन जिससे मारकर राज्य प्राप्त किया। अशोक ने सुसेन को मारकर, अपने भाई को मारकर राज्य को प्राप्त किया था। फिर बात करते हैं अशोक के साम्राज्य विस्तार की। तो अशोक का साम्राज्य जो था कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक और गुर्जर तक विस्तृत था।
फिर अशोक के बाद के शासक जो थे कुणाल, दशरथ, देववर्मा तथा बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। इसके बाद के जो शासक हैं अशोक के बाद के वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं और ये आपसे पूछे भी नहीं जाते हैं। आपको बस बृहद्रथ के बारे में थोड़ा सा याद रखना है कि बृहद्रथ जो था ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। तो दोस्तों इस वीडियो में ये मौर्य वंश पूरा कवर हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे गुप्त काल के बारे में। इसी तरह से एक एक करके हम लोग टॉपिक कवर करेंगे और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा और टेलीग्राम पे मैं इसकी PDF डाल दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये पेपर में आपको बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ पे तो ये आपको लग रहा होगा कि हाँ ये इतना छोटा सा टॉपिक है इसमें क्या होगा, लेकिन पेपर के टाइम आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। वैसे तो हिस्ट्री का टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन इसको शॉर्ट में अगर हमें पढ़ना हो तो ये शॉर्ट बेस्ट हैं और ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। तो दोस्तों एक लाइक तो हमारे नोट्स के लिए बनता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।